सो वेलकम आईआईपियंस एंड शुरू करते हैं हमारा एक नया लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स का। और हमें पता है कि हमने जो भी टॉपिक्स कवर अप किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। आपने उसके सब क्वेश्चंस जो भी आपको सोल्व करवाए हैं वो सोल्व कर लिए होंगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं अभी श्रोडिंजर इक्वेशन, जो कि श्रोडिंजर इक्वेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक है। अब आपको जीसेट के एग्जामिनेशन में बेसिकली कोई श्रोडिंजर इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन आपको जो फाइनल इक्वेशंस होती है श्रोडिंजर इक्वेशन की वो पूछी जाती है कि ये वो डिफरेंट वे में आपको उल्टा पलटा करके पूछ देते हैं। तो आपको यहाँ पे ये मोस्ट जनरल श्रोडिंजर इक्वेशन है वो दी गई है कि श्रोडिंजर इक्वेशन है, देखो एच साई इज इक्वल टू ई साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट डाई बाई डाई टी ऑफ साई। इसको भी श्रोडिंजर इक्वेशन कहते हैं। माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट डाई बाई डाई टी ऑफ साई। इसको भी श्रोडिंजर इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे इसको भी श्रोडिंजर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ई साई है, चेंज किया गया है। और ये जो फोर्थ वन है इसको भी श्रोडिंजर इक्वेशन ही कहते हैं। उसमें क्या किया गया है, ये फोर्थ वन में यहाँ पे जो ये माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m है उसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे जो माइनस साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि v माइनस ई आता है उसकी जगह पे e माइनस वी लिख दिया। सो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि दो टाइप की श्रोडिंजर इक्वेशन है आपको दी जाती है। एक तो है हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, मतलब कि इसमें टाइम डिपेंडेंसी नहीं है। किसमें टाइम डिपेंडेंसी नहीं है? पोटेंशियल है उसमें टाइम डिपेंडेंसी नहीं है। सो आपको देखना है कि पोटेंशियल है अगर टाइम से इंडिपेंडेंट है तो उसे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन कहेंगे हम। और पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंडेंट है तो उसे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन कहेंगे। सो यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन ये आप लिख लो, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन लिख लो। देखो श्रोडिंजर इक्वेशन है उसमें हमें कोई लेंथी डेरिवेशन है वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ आपको बताना है कि किस तरह से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिख दिया है, पहले ये लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन है वो लिख लो। प्रॉब्लम नोट डाउन कर लो बुक में कि इफ साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस x raised to 4 is the eigenfunction of dimensional Hamiltonian and with the eigenvalue e is equal to 0. So the potential v of x is, so आपको Hamiltonian दिया गया है और potential है वो आपको find out करना होगा। So देखो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन है वो कहाँ पे पूछा गया है वो भी मैंने लिख दिया है कि CSIR 2013 दिसंबर में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो अब हमें पता है कि जीसेट में इतने लेंथी या ऐसे क्वेश्चन से वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि अगर 100 मार्क्स 100 जो क्वेश्चन से निकालते हैं तो 100 क्वेश्चन में से वो 20 to 25 क्वेश्चन है वो ऐसे निकालते हैं कि हार्ड लेवल के होते हैं बहुत ही। सो ये आप लेंथी थोड़ा डेरिवेशन होगा और आपकी डेरिवेशन की स्पीड है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की परफॉर्म करने की स्पीड हायर है। सो आप ऐसे क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये जो लिख लो आप श्रोडिंजर इक्वेशन मोस्ट जनरल केसेस लिख लो, ये आपको मेमोराइज करना है। ये भी आपको मेमोराइज करना है कि टाइम इंडिपेंडेंट कब कहा जाएगा, जब पोटेंशियल में टाइम डिपेंडेंसी नहीं होगी। अगर पोटेंशियल में टाइम डिपेंडेंसी होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। सो अब यहाँ से चलते हैं आगे और प्रॉब्लम कर लेते हैं सोल्व। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो कि टाइम इंडिपेंडेंट
टाइम इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन में इन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन आइगन वैल्यू ऑफ E of energy E is constant and energy operator in time dependent Schrodinger equation is given by एनर्जी ऑपरेटर है आपको आयोटा एच कट डाई बाई डाई टी। देखो ये क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब जगह पे कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत आसान है क्वेश्चन कि सिर्फ आपको अगर एनर्जी आइगन वैल्यू है, देखो एनर्जी ऑपरेटर है वो याद होगा कि आयोटा एच कट डाई बाई डाई टी, तो आप इजीली आपको जो वेव फंक्शन दिया गया है उसमें से आप एनर्जी आइगन वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वो प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। अब देखो कि मैंने आपको एक प्रीवियस टॉपिक बताया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन करने से पहले वो मैं बात कर लेता हूँ कि मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, उसकी आपको आइगन वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। लीनियर मोमेंटम है वो आपकी लीनियर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। देखो लीनियर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार के जीपीएससी 2020-21 में भी उसके 2 या 3 क्वेश्चन, सेम टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चंस होना मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीसेट या जीपीएससी के अप्रोच से अगर हम बात करें तो। सो इजीली आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन 20 to 30 सेकंड्स। सो आपको ये मार्क्स है वो आपका लॉस नहीं होना चाहिए मार्क्स का। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखो यहाँ पे बोल दिया है कि एच कट एंड 2m क्या है 1। अब यहाँ पे एच कट एंड 2m क्या हो गए हैं 1। सो यहाँ पे माइनस डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे सॉल्यूशन है वो क्या लिखेंगे, माइनस डेल स्क्वायर, यहाँ पे पहले आप एच कट स्क्वायर लिख देते हैं, एच कट स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ साई, और यहाँ पे ई साई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब कि डेल स्क्वायर साई मल्टीप्लाई कर दो वी साई इज इक्वल टू ई की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है क्या है 0। सो आपको सिंपली क्या करना है, डेल स्क्वायर साई है वो क्या हो गया आपका ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस वी साई इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप डिफरेंशिएट, देखो डेल स्क्वायर मतलब कि आपको पता है कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर को, ओके, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे माइनस डाई बाई डाई एक्स, अब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a, और यहाँ पे माइनस 4x क्यूब ई रेज टू माइनस एक्स रेज टू 4। ओके, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन आता है तो ये क्वेश्चन है वो
इजीली सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अब अगर डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे x की डिपेंडेंसी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो एक बार इसको डिफरेंशिएट करें और इसको कांस्टेंट रख दें, और एक बार एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें और इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे है माइनस, ये भी माइनस मतलब प्लस हो गया, और 12x², यहाँ पे e⁻⁻x⁴। अब इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने से अगेन यही टर्म आएगी। सो यहाँ पे ये माइनस, देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ से भी एक माइनस आएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 16x⁵ एंड 3 मतलब कि 6। ओके, और यहाँ पे e⁻⁻x⁴ प्लस v psi इज इक्वल टू 0। अब देखो a इंटू e⁻⁻x⁴ है, ये क्या है, ये साई है, ये भी साई है। तो साई है वो कॉमन निकल कर 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 12x² माइनस 16x⁶ इक्वल टू -v। क्लियर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू 16x⁶ माइनस 12x²। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो फाइनल आंसर आपका आ गया, तो अब आपको आराम से अपने ऑप्शन के साथ इसको मैच करना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ये 3.5 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन था CSIR नेट का। तो आप अभी मैंने बताया कि हम ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस है वो GSET का ही पढ़ाएंगे, क्योंकि GSET है, GPSC है या CSIR नेट है, गेट है, जेस्ट है, सभी का सिलेबस है सेम ही होता है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम की जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो जाएगी। सिर्फ GSET में हमें कंसेप्चुअल अप्रोच पे ही जाना है, आपको सब याद रखना है। CSIR नेट में आपको सब कुछ सोल्व करना है, और GSET में अगर आप जितना याद रखोगे उतना हायर स्कोर आपका होगा। क्लियर। तो ये था प्रॉब्लम, और यहाँ पे श्रोडिंजर इक्वेशन है, उसमें इतनी बात कर लेते हैं। इसके बाद स्टेशनरी स्टेट एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे चलते हैं, और आपको प्रॉब्लम्स है वो होमवर्क में मैं PDF अपलोड कर दूंगा। सो अब चलते हैं स्टेशनरी स्टेट पे। तो यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ कि स्टेशनरी स्टेट क्या होता है, और उसमें से आपको किस तरह से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देखो स्टेशनरी स्टेट मतलब कि क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ स्टेट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो वो स्टेशनरी स्टेट उसको कहा जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी टाइम से इंडिपेंडेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है dp/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है टाइम से इंडिपेंडेंट। अगर कोई टर्म यहाँ पे मैं लिख दूँ कि कोई टर्म है कि y 2y, और ये 2y है विथ उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि उसमें कोई x डिपेंडेंसी ही नहीं है। अगर x की डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आ जाता है 0। या कोई y की टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, वो भी आएगा 0। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से आपको दिखाई थी मैंने कि मोड साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, वो क्या होगी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। अब उससे स्टेशनरी स्टेट बोल देंगे। अब देखो पोटेंशियल अगर टाइम से इंडिपेंडेंट है तो कोई बात नहीं है। अब अगर
पोटेंशियल है टाइम डिपेंडेंट हो गया, तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी है वो भी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी, तो उसे हम स्टेशनरी स्टेट नहीं कह सकते। ओके, तो इतना अब स्टेशनरी स्टेट में याद रखो, आपको अभी इतना ही जो नेसेसिटी है आपकी इतनी ही है। इसके बाद आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो आपको ईएमटी में भी आएगा, तो ईएमटी में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसका फॉर्म क्या होगा कि डाई बाई डाई टी ऑफ रो प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। ओके, देखो यहाँ पे रो है वो करंट डेंसिटी है, ये है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। सो यहाँ पे ये ईएमटी में आपको आएगा, वहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपको ये इक्वेशन है वो याद रखना होगा, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सब टर्म्स है वो आपको यहाँ पे मैं कौन कौन सी टर्म है वो देखो, यहाँ पे P है उसे क्या कहेंगे, पोजीशन प्रोबेबिलिटी कहेंगे, और S है उसे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहेंगे। अब आपको एग्जाम में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो फाइंड करने के बारे में आपको प्रॉब्लम से वो पूछते हैं, तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे हम शॉर्ट ट्रिक से वो डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है डेल डॉट, उसका जो डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, सो डेल डॉट एस इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, मतलब कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये डी पी बाई डी टी है, मतलब डेल पी बाई डेल टी है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो डेल पी बाई डेल टी आ गया नेगेटिव, मतलब कि अगर डेल पी बाई डेल टी है वो नेगेटिव आ गया तो रेडिएशन है वो आउटवर्ड से, अगर रेडिएशन आउटवर्ड है मतलब कि वो सोर्स एज अ सोर्स बिहेव कर रहा होगा। अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो नेगेटिव है और आपकी जो डेल पी अपॉन डेल टी वाली टर्म है वो पॉजिटिव आ गई, मतलब कि रेडिएशन है वो इनवर्ड है और सिंक उसे कह सकते हैं। सिंक मतलब कि रेडिएशन जिसमें आ रहा है। अब देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है उसे किस तरह से डिनोट किया जाता है, देखो यहाँ पे ये थोड़ा लेंथी डेरिवेशन से आएगा, और किसका डेरिवेशन होगा, श्रोडिंजर इक्वेशन का। किसका डेरिवेशन होगा, श्रोडिंजर इक्वेशन का। श्रोडिंजर इक्वेशन से यहाँ पे ये डिराइव किया गया होगा, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, अगर मैं डेरिवेशन करवाऊंगा फिर भी आपको याद नहीं रहेगा, सो आप इससे अच्छा है कि याद रख लो। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो क्या है, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पोटेंशियल इज रियल देन प्रोबेबिलिटी कंजर्व्ड, देखो ये स्टेटमेंट है आपको याद रखने हैं, पोटेंशियल इज कॉम्प्लेक्स देन प्रोबेबिलिटी नॉट कंजर्व्ड। सो यहाँ पे देखो कि S ऑल्सो नोन एज पार्टिकल फ्लक्स। ओके, ये आपको सिर्फ 3 स्टेटमेंट है वो याद रखने हैं, और ये पोटेंशियल इज रियल देन प्रोबेबिलिटी कंजर्व्ड है, ये सब स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैं प्रूव कर दूंगा कि किस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, किस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो रियल अगर पोटेंशियल है तो 0 आ जाएगी। ओके, देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि साई इज इक्वल टू ए ई रेस टू आयोटा के एक्स, ये वेव फंक्शन आपको दिया गया है। क्या ये वेव फंक्शन आपको दिया गया है और आपको बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि साई इज इक्वल टू रियल आता है
साई रियल अगर आ गया तो एस है वो 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? सोच लो एक बार, एस के डेफिनेशन से सोच लो कि एस है वो 0 क्यों आएगा। देखो साई है वो रियल है तो साई स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साई ही आएगा। मतलब कि ये जो टर्म्स है साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये और ये सेम हो जाएंगी। सो ए बी माइनस ए बी मतलब क्या हो गया? 0। सेम टर्म है तो क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। और 0 को मल्टीप्लाई कर लो माइनस आयोटा एच कट बाई 2m के साथ तो आ जाएगा 0। सो अगर पोटेंशियल रियल है तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? हमारा रियल आ जाएगा। और अगर वेव फंक्शन आपको रियल दिया गया है तो कुछ भी मत सोचना, वेव फंक्शन रियल दिया गया है तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करने को बोलेंगे तो आप 0 ही लिखना, अगर वेव फंक्शन रियल है तो। अगर यहाँ पे वेव फंक्शन इमेजिनरी दिया गया है, आपको एस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? देखो एस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें? साई स्टार डेल साई एंड साई डेल साई स्टार। तो पहले यहाँ पे साई स्टार लिख देते हैं, क्या आएगा? ए का स्टार ई रेस टू माइनस आयोटा के एक्स। ओके क्लियर? ए का स्टार और ई रेस टू यहाँ पे लिख देते हैं साई स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ई रेस टू माइनस आयोटा के एक्स। अब यहाँ पे एस अगर आपको फाइंड करना है तो आप ये 2 टर्म है वो ढूंढ लो। यहाँ पे अगर हम बात करें कि a इंटू ई रेस टू आयोटा के एक्स और डाई बाई डाई एक्स एंड यहाँ पे ए स्टार ई रेस टू माइनस आयोटा के एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा? a और ए स्टार मतलब कि मोड ए स्क्वेयर, यहाँ पे ई रेस टू आयोटा के एक्स, यहाँ पे माइनस आयोटा के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइव आप कर लोगे तो माइनस आयोटा के इंटू क्या आ जाएगा? ई रेस टू माइनस आयोटा के एक्स। अब मोड ए स्क्वेयर माइनस आयोटा के और यहाँ पे ये और ये टर्म है वो क्या हो जाएगी? 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। सो अगर आपने ये निकाल लिया है तो अब आपको साई स्टार डेल साई है वो निकालना है तो क्या करेंगे? ए स्टार ई रेस टू आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के एक्स एंड डाई बाई डाई एक्स ऑफ क्या करेंगे? ए ई रेस टू आयोटा के एक्स। सो यहाँ से क्या आ जाएगा कि मोड ए स्क्वेयर एंड ये टर्म है यहाँ से सिर्फ आयोटा के आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो कि एस है उसका डेफिनेशन क्या है? माइनस आयोटा एच कट बाय 2m और यहाँ पे साई स्टार डेल साई, साई स्टार डेल साई है मतलब क्या है? ए आयोटा के माइनस मोड ए स्क्वेयर यहाँ पे आयोटा के लेकिन माइनस, तो यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट बाई 2m और यहाँ से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आयोटा के है वो कॉमन लिखना है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ए स्क्वेयर आयोटा के प्लस आयोटा के ए स्क्वेयर मोड ए स्क्वेयर। सो ये सेम टर्म है। सो आपका आंसर क्या आएगा? 2m यहाँ पे 2 आयोटा के मोड ए स्क्वेयर। सो 2 कैंसिल हो गए, आयोटा इंटू आयोटा मतलब कि -1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सो एच कट के बाई m मोड ए स्क्वेयर।
सो आपका आंसर ये आएगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपने पूरा का पूरा सोल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन है वो गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके, किस में पूछा गया था? गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके, शायद 2006 में। ओके, तो देखो गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। लेकिन आपको ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना है विद इन 20 to 30 सेकंड्स, तो क्या करेंगे हम? ये आंसर लिख लो। इसके बाद यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से अगर हम क्वेश्चन है वो सोल्व करें तो किस तरह से हमें सोल्व करना है। देखो यहाँ पे लिखो शॉर्ट ट्रिक। देखो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट डाई बाई डाई एक्स। सो वैसे ही वेलोसिटी ऑपरेटर है वो होता है माइनस आयोटा एच कट डाई बाई डाई एक्स। देखो यहाँ पे देखो P है उसे क्या लिखते हैं हम? एच कट के। और देखो P है उसे लिखते हैं एच कट के और V को लिखते हैं एच कट के बाई एम। ओके, V को लिखते हैं एच कट के बाई एम, मतलब कि P बाई एम। सो यहाँ पे अगर बात करें हम कि वेलोसिटी ऑपरेटर है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं P बाई एम, क्योंकि एम वी इज इक्वल टू पी आता है। सो P बाई एम लिख दो। अब ये वेलोसिटी ऑपरेटर है उसको यहाँ पे परफॉर्म करवाते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑपरेटर साई पे परफॉर्म करवाते हैं और कुछ उसकी वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो साई इज इक्वल टू ए ई रेस टू आयोटा के एक्स है, वो P का भी आइगन फंक्शन है और वेलोसिटी ऑपरेटर V का भी आइगन फंक्शन है। देखो अभी मैंने आपको समझा दिया था कि आइगन फंक्शन मतलब क्या, कि अगर आप लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को ये साई पे ऑपरेट कर रहे हो तो ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के बाद आपको फिर से कुछ वैल्यू मिलेगा और वो साई है उसके भी टर्म में आपको वैल्यू मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि आपको कोई कंसेप्ट है वो भूल गया होगे। तो देखो P साई इज इक्वल टू स्मॉल p साई एंड देखो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है वो 2020-21 के जीपीएससी में भी, फिजिक्स के जीपीएससी में भी पूछा गया था कि इसे P को क्या कहते हैं। सिर्फ इतना ही पूछ लिया था, ये P है उसको क्या कहते हैं, तो P को आइगन वैल्यू कहते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन से वो भी पूछ लेते हैं। सो P को आइगन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आयोटा एच कट डाई बाई डाई एक्स अगर हमने परफॉर्म करवाया है किस पे? ए ई रेस टू आयोटा के एक्स पे, तो हमें पता है कि आयोटा के है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एच कट के आ जाएगा और यहाँ पे फिर से साई आ जाएगा। क्यों साई आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये देखो ए ई रेस टू आयोटा के एक्स यहाँ पे आपको मिलेगा और इसे क्या कह देंगे? साई। सो एच कट के साई मतलब कि कुछ वैल्यू आ रही है और एच कट के है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू और साई है उसे कहते हैं आइगन फंक्शन। क्या कहते हैं? आइगन फंक्शन। सो देखो
अभी यहाँ पे इतना ये कंसेप्ट आपके दिमाग में ही बिठाना था। अब आगे चलते हैं कि v की आइगन वैल्यू है वो क्या आएगी। यहाँ पे वेलोसिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है h⁻m। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है कि अगर आपको s निकालना है, आपका फंक्शन दिया गया है इमेजिनरी, सो आप डायरेक्टली h⁻m मतलब यहाँ पे mod साई स्क्वायर, ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक का इक्वेशन। क्या हो गया? शॉर्ट ट्रिक का इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे मोड साई स्क्वायर है वो आपको सिर्फ करना है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था उसमें अगर ये h⁻m निकाला, h⁻m लिख दिया। अब मोड साई स्क्वायर है तो मोड साई स्क्वायर है आपको पता है कि कैसे करना है। ये मोड a स्क्वायर और e⁻iota⁡kx मल्टीप्लाई विथ e⁻iota⁡kx। देखो माइनस iota⁡kx है, यहाँ पे प्लस iota⁡kx। सो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी? इक्वल टू 1। सो यहाँ पे a स्क्वायर, मोड a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है मोड साई स्क्वायर मतलब कि साई स्टार साई को बोलेंगे मोड साई स्क्वायर। इतनी बार हमने मोड साई स्क्वायर लिखा है। सो यहाँ पे अगर मोड साई स्क्वायर है यहाँ पे लिख दिया है तो मोड साई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? सिर्फ a। तो आप अपनी बुक में देख लो कि ये जो गेट का क्वेश्चन था उसका आंसर आपको बुक में लिखना भी नहीं पड़ेगा, मतलब कि आपको पेन और पेपर भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ h⁻m लिखना है और मोड साई स्क्वायर है वो आपको लिख देना है। सो उससे आपका आंसर है वो आ जाएगा। सो ये शॉर्ट ट्रिक है और इससे आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो है ही, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला परफॉर्म करने बैठोगे तो आपका टाइम है वो जाएगा ज़्यादा और हमें 2 और 3 आवर्स में हमें फिजिक्स के सारे क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं और पार्ट ए है वो भी सोल्व करना है। सो यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला तो याद रखना ही है, क्योंकि वो सच ऐसे ही फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की शॉर्ट ट्रिक याद रखो, ये फॉर्मूला है वो भूल जाओ। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद रखना है। देखो इस टॉपिक में से स्टेशनरी स्टेट किसे कहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो IMP टॉपिक है, वो पूछा जा सकता है कि ये आपको जो क्वेश्चन है उसमें प्लस माइनस के चेंजेस दे दिए होंगे और या कभी कभी डेल्टा P यहाँ पे ऐसे दिया गया होगा कि यहाँ पे डेल डॉट P कर दिया होगा, ये चेंजेस कर दिए होंगे ऐसे, और ऐसे चेंजेस करके आपको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आपको अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स पता है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट S इक्वल टू 0। सो ये भी पूछ सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो भी मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है, वो भी पूछ सकते हैं। सो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वांटम पढ़ रहे हैं तो क्वांटम ही याद रखना है। हमें जो सभी सब्जेक्ट्स है, 9 सब्जेक्ट्स है, हमारे सभी सब्जेक्ट्स है वो याद रखने हैं। चाहे वो कुछ यहाँ पे क्वांटम में न्यूक्लियर का भी कंसेप्ट आ रहा है तो भी आपको पढ़ना है, एटॉमिक का कंसेप्ट आ रहा है तो भी आपको वही याद रखना है। ऐसा नहीं है कि क्वांटम में क्वांटम का ही सब याद रखें। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई और इसी शॉर्ट ट्रिक के बेस पे एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। बाद में हम होमवर्क के लिए 2-4 प्रॉब्लम्स है वो आपको सोल्व करने के लिए देंगे कि किस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है।
इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आपको मेथड से सोल्व करना है तो मेथड से भी सोल्व कर सकते हो और आप अपनी बुक में लिख सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम सोल्व करें। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, कोई गेट एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम में दिया गया है आपको साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू आयोटा के 0x r बाई r0 के 0 यहाँ पे r दिया गया है। अब ये पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है वो मैं आपको वर्क में जो वर्कबुक है वो आपकी जब PDF अपलोड कर दूंगा तब आपको दे दूंगा। यहाँ पे हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आपको क्या बोला है कि कंसीडर अ वेव फंक्शन a इंटू ई रेज टू आयोटा के r0 अपॉन r वेयर a इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर r is equal to 2r0, r is equal to 2r0. The magnitude of probability current density up to 2 decimal place in unit of क्या लिखा है a square h cut k by m के। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, एच कट के बाई एम, ये शॉर्ट ट्रिक से ही फाइंड करते हैं। ये था गेट 2013 का प्रॉब्लम। तो देखो गेट के प्रॉब्लम किस तरह से हम इजीली सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एच कट के बाई एम और यहाँ पे मोड साई स्क्वायर करना है। क्या करना है, मोड साई स्क्वायर। तो मोड साई स्क्वायर करने से क्या आता है, देखो यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे जो ई रेज टू आयोटा के 0r है वो तो हो जाएगा क्या भैया 1, और यहाँ पे a मोड ए स्क्वायर आ जाएगा और r स्क्वायर बाई r0 स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको कंडीशन दी गई है r इज इक्वल टू 2r0, r इज इक्वल टू 2r0 है वो दिया गया है। ओके, यहाँ पे r0 बाई r है। देखो यहाँ पे r0 बाई r है। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा r0 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो एच कट के बाई एम, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे r की वैल्यू 2r0 पुट कर दो। सो क्या आ जाएगा r0 स्क्वायर अपॉन 4r0 स्क्वायर। सो ये कैंसल आउट हो गए। सो एच कट के बाई एम मोड ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, तो इसको 1/4 को 0.25 एच कट के बाई एम मोड ए स्क्वायर लिख सकते। सो देखो यहाँ पे इन यूनिट ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम लिखा था, मतलब कि इसके यूनिट में लिखना था। तो हमारा फाइनल आंसर जो हमें लिखना है वो क्या आ जाएगा 0.25, क्योंकि गेट में है वो ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह से पूछते हैं अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल। ओके, सो 0.25 है वो हमारा आंसर आ गया। देखो इसको आप अगर सोल्व करोगे तो 30 सेकंड्स में आप सोल्व कर पाओगे। क्लियर, सिर्फ आपको कंडीशन समझनी थी कि इन यूनिट ऑफ ए स्क्वायर एच कट के बाई एम, और सिर्फ आपको r इज इक्वल टू 2r0 है वो पुट करना था। क्लियर, सो आपको साई दिया गया था a इंटू ई रेज टू आयोटा के 0r।
सो इंटू r0/r। सो r0/r का यहाँ पे स्क्वायर हो गया और r स्क्वायर की जगह पे 2r0 पुट करना था, मतलब कि 4r0 स्क्वायर हो गया, 1/4 आंसर आ गया। यहाँ से 0.25 आ गया क्योंकि हमें डेसिमल में पूछा गया था। सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर 0.25 आ गया। सो यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्टली सिर्फ शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, लेकिन इक्वेशन यहाँ पे जो भी पूरे के पूरे सिलेबस में जो क्वांटम मैकेनिक्स का हो या थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का हो, एटॉमिक मॉलिक्यूलर या न्यूक्लियर एंड पार्टिकल का हो, कोई भी सिलेबस हो, इसमें जो यहाँ पे टॉपिक है जिसमें फाइनल इक्वेशन जो होता है वो तो आपको याद रखना ही है। क्योंकि आप अगर पेपर में जब जीसेट आएगा तब पेपर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ फाइनल इक्वेशन है, वो कितने सारे फाइनल इक्वेशन है वो पूछ लेते हैं कि चलो ये बता दो कि परटर्बेशन है तो परटर्बेशन में कौन सा फाइनल इक्वेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करने के लिए, और करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन। सो ये आपको याद रखने हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी किस तरह से फाइंड की जाए तो हमने वो सब देख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस, मतलब कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है वो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस है वो। सो वो मैथमेटिकल में भी सेम टॉपिक होगा, यहाँ पे भी सेम ही होगा। सो आपको यहाँ से मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव फंक्शन इन अ डिफरेंट स्पेसिस। मतलब कि अगर आपको वेव फंक्शन दिया गया है पोजीशन स्पेस में, तो अगर आपको बोला जाता है कि आप इसको मोमेंटम स्पेस है उसमें ट्रांसफॉर्म करो और वेव फंक्शन फाइंड कर लो, या के स्पेस में मतलब वेव वेक्टर स्पेस में फाइंड करना है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से किया जाता है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये यूज़ होता है इसमें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव फंक्शन है इन डिफरेंट स्पेस क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से ये हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे e⁻⁴ dx है, उसे कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम इन डिटेल है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के पोर्शन में है हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये टॉपिक है वो आ रहा है तो बीच में ये टॉपिक ले लिया है मैंने। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपको फंक्शन दिया गया है मोमेंटम स्पेस में, तो अगर आपको फंक्शन फाइंड करना है पोजीशन स्पेस में तो कैसे करें, और फंक्शन दिया गया है वेव वेक्टर स्पेस में और पोजीशन स्पेस में फाइंड करना है, या पोजीशन स्पेस में दिया गया है मोमेंटम या वेव वेक्टर स्पेस में आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें, और इसका बेनिफिट है वो क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे अगर आपको फंक्शन है वो k2x मतलब वेव वेक्टर स्पेस में से पोजीशन स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब आपके पास फंक्शन है 5k मतलब 5 फंक्शन आपका दिया गया है वेव फंक्शन, इसको ट्रांसफॉर्म करना है ψ में, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एंड 5k इंटू e⁻⁴kx - ωt dk। देखो अगर हमें k2x में फाइंड करना है तो यहाँ पे dk लिखेंगे, अगर x2k में फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx। ओके, और यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये 1D है और टाइम 0 ले लिया तो क्या होगा कि यहाँ पे kx - ωt है, उसमें ωt 0 हो जाएगा, यहाँ पे e⁻⁴kx आ जाएगा, यहाँ पे dk आ जाएगा। सो इस तरह से आप फॉर्मूला पुट करके वेव फंक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। देखो आपको जीसेट के एग्जामिनेशन में ये टॉपिक है वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप
इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म कर दो। हमें सिर्फ वेरिएबल पार्ट है वो कंपेयर करना होगा। तो वो जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ, और ये शॉर्ट ट्रिक्स है वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, किस तरह से यूज़ करनी है, और आपको कौन सा आंसर जो सही है वो आपको इजीली किस तरह से फाइंड करना है। और जो स्टैंडर्ड फूरियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम भी वहाँ पे भी देख लेंगे, और यहाँ पे भी एक बार देख लेंगे, इसका प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 1D है, अगर 1D है तो 1 इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे x से अगर 2D है, देखो ये पहले सब लिख लो। अगर 2D है तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ये 2D में अगर हम लिखें तो इस तरह से साई ऑफ xy लिखना होगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन है वो 2 टाइम्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड यहाँ पे kx, यहाँ पे ky का फंक्शन होगा e रेस टू आयोटा kx x प्लस ky y इंटू d ऑफ kx d ऑफ ky। ओके, इसी तरह से 3D में अगर हम बात करें x y z तो 2 पाई रेस टू 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ पे 5 है वो क्या आ जाएगा kx ky kz एंड e रेस टू आयोटा kx x प्लस ky y प्लस kz z एंड यहाँ पे d ऑफ kx dky एंड dkz। ओके, ये 2 डायमेंशनल के लिए हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 2D, और ये हो जाएगा 3D। ओके, सो ये 2D के लिए हो गया, ये 3D के लिए हो गया। सो ये सभी जो आप अपनी बुक में P2x लिखे या x2k लिखे, उसमें सब जगह पे ये 2D एंड 3D वाले इक्वेशन है वो आप अपनी तरीके से लिख दे। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम ही फॉर्मेट है, सिर्फ इंटीग्रेशन है वो डबल हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे x एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ पे x y z कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है मोमेंटम स्पेस में से x में, मतलब कि ये P2x मतलब कि क्या आ जाएगा मोमेंटम स्पेस टू पोजीशन स्पेस। क्लियर, मोमेंटम स्पेस में से पोजीशन स्पेस में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो उसमें आपका फंक्शन है वो क्या होगा, साई ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2πh कट। सो 2πh कट यहाँ पे लिख दिया है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 5p, यहाँ पे फंक्शन है वो मोमेंटम का फंक्शन होगा, एंड e रेस टू आयोटा kx dp। क्लियर, यहाँ पे आयोटा px आ जाएगा, यहाँ पे k नहीं आएगा, आयोटा px dp। अब अगर ये फंक्शन है आपको दिया गया है x स्पेस में और k में आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज है कि e रेस टू माइनस आयोटा kx होगा। देखो x में से अगर कोई भी स्पेस में जा रहे हैं, अगर यहाँ पे बात करें x टू p, तो यहाँ पे 5p इज इक्वल टू 1/√2πh कट, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे साई ऑफ x e रेस टू माइनस आयोटा px
डी एक्स। क्लियर। यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे वो ई रेस टू आई के एक्स कर्नल जो है उसमें प्लस है, यहाँ पे कर्नल है उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर। तो ये कर्नल वाली चीज़ मैंने इसलिए बता दी कि कभी कभी वो इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग द कर्नल। ओके, इस तरह से ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों में कर्नल है वो पूछ लेते हैं। तो इससे चलते हैं आगे कि स्टेटमेंट लिख दो कि मोमेंटम स्पेस एंड पोजीशन स्पेस में ये जो कन्वर्जन है उसकी ज़रूरत क्या हुई। देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी सब करना है वो अगर थोड़ा इजी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अगर हार्ड हो जाता है, अगर कोई फंक्शन है वो आपको दिया गया है, कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है, तो वो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम स्पेस टू पोजीशन स्पेस या पोजीशन स्पेस में से मोमेंटम स्पेस में अगर ट्रांसफॉर्म करके बाद में वो सोल्व कर दोगे तो आपको इजीली वो सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखो इन मोमेंटम स्पेस linear momentum operator P having multiplicative nature। क्लियर। मोमेंटम स्पेस है उसमें P है वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर है, मतलब कि अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपको फाइंड करनी है कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P के इन मोमेंटम स्पेस, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 5 स्टार लिख देते हैं, 5 स्टार P5 DP। ओके, अपॉन इंटीग्रेशन यहाँ पे mod 5 स्क्वायर DP। यहाँ पे ये है, अगर मल्टीप्लिकेटिव नेचर है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये mod 5 स्क्वायर P DP लिख सकते हैं, यहाँ पे mod 5 स्क्वायर DP। ओके, लेकिन देखो पोजीशन स्पेस है उसमें लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर था, वो ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर नहीं था। लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, आया था आयोटा h कट डाई बाय डाई एक्स। ओके, इन पोजीशन स्पेस, और x क्या था, पोजीशन ऑपरेटर, इन पोजीशन स्पेस। सो यहाँ पे क्या आएगा, अगर P है वो मोमेंटम ऑपरेटर है इन मोमेंटम स्पेस। कौन सी स्पेस है, मोमेंटम स्पेस। तो x है वो आयोटा h कट डाई बाय डाई p आ जाएगा, आयोटा h कट डाई बाय डाई p। किस में, मोमेंटम स्पेस में। पोजीशन ऑपरेटर इन मोमेंटम स्पेस। देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है।
अदरवाइज यहाँ पे x है, यहाँ पे p है। पोजीशन ऑपरेटर है इन अ मोमेंटम स्पेस है, और पोजीशन ऑपरेटर यहाँ पे लिख दो आप, पोजीशन ऑपरेटर इन मोमेंटम स्पेस is not multiplicative in nature। क्लियर? वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं होगा नेचर में। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सब स्टेटमेंट है वो आपको याद रखने हैं, और अब इससे आगे चलते हैं कि अगर हमें कोई वेव फंक्शन दिया गया है तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, और ये फॉर्मूला जो हमने दिया गया है वो हमें अप्लाई करना है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर्मूला किस तरह से हमें अप्लाई करना है, ओके, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, और उससे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम जानेंगे कि क्या आपको दिया गया है कि ये वेव फंक्शन दिया गया है तो आपको किस फॉर्मेट का वेव फंक्शन है वो मिलेगा आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस। सो देखो, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन पोजिशन स्पेस इज डिफाइंड एज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू आयोटा k0x। फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। सो हमें मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन है वो फाइंड करना है 5p। सो हम x स्पेस में से किस में जा रहे हैं? मोमेंटम स्पेस में, मतलब कि यहाँ पे 2πh कट और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एंड यहाँ पे साई ऑफ x ई रेज टू आयोटा k0x, ओके, आयोटा k0x इंटू डी पी। ओके, क्लियर? सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि k0 है, उस k को लिख सकते हैं हम px बाई h कट, ओके, px बाई h कट। सो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीटली मोमेंटम के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे क्या है कि x स्पेस में से हमें फाइंड करना है, यहाँ पे p नहीं आएगा, x स्पेस में से अगर हमें फाइंड करना है p स्पेस में, मोमेंटम स्पेस में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx आएगा। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये 2πh कट लिख दिया, और यहाँ पे a है वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एंड ई रेज टू आयोटा k0x माइनस, यहाँ पे पहले e के फॉर्म में ही लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब a अपॉन रूट 2πh कट इंटीग्रेशन है, उसमें कुछ इस तरीके से आयोटा k0 माइनस p बाई h कट x लिख सकता हूँ। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब आपको एक फॉर्मूला है वो मैंने इनिशियली लिखवाया था कि डिराक डेल्टा है वो क्या होगा, 1/2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू आयोटा x माइनस a k डी के। ओके, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो अगर हम बात करें कि ये इंटीग्रेशन है, ये सेम है डिराक डेल्टा के इंटीग्रेशन को, सो 2π डिराक डेल्टा लिख सकते हैं, 2π डिराक डेल्टा इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे
ये इंटीग्रेशन में हम क्या लिख दे, 2 पाई a अपॉन रूट 2 पाई h कट। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है वो किस तरह आ जाएगा, डिराक डेल्टा के फॉर्म में, डिराक डेल्टा के फॉर्म का इंटीग्रेशन है। सो यहाँ पे डिराक डेल्टा है वो डिराक डेल्टा ऑफ x माइनस ए लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिराक डेल्टा ऑफ x माइनस ए, मतलब कि k0, देखो यहाँ पे h कट को मल्टीप्लाई कर दो, k0 h कट माइनस p अपॉन h कट के, ये डिराक डेल्टा आ गया। ये इंटीग्रेशन है वो डिराक डेल्टा से सोल्व करना है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे रूट 2 पाई यहाँ पे a है अपॉन h कट है। अब यहाँ पे डिराक डेल्टा की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर डिराक डेल्टा है x बाई ए, तो इसको लिख सकते हैं डिराक डेल्टा a x। ओके, सो यहाँ पे डिराक डेल्टा लिख सकते हैं इस तरह से h कट एंड डिराक डेल्टा ऑफ h कट k0 माइनस p। ओके, सो यहाँ से आपका फाइनल जो वेव फंक्शन है मिल जाएगा रूट 2 पाई h कट कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे h कट रेस टू 1/2 आ जाता है न्यूमरेटर में, a डिराक डेल्टा ऑफ h कट k0 माइनस p। ओके, ये क्या आया, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। क्या आया, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये जो साई है वो है e रेस टू आई के x के फॉर्म में, तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी बात करें, फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस है उसी को ही फूरियर ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। सो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी बात करें तो अगर प्लेन वेव है, आपको दिया गया है प्लेन वेव, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, प्लेन वेव का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा डिराक डेल्टा हो जाएगा। और अगर आपको डिराक डेल्टा दिया गया है तो प्लेन वेव आ जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, मतलब कि अगर आपको इक्वेशन दिया गया है प्लेन वेव मतलब कि e रेस टू आयोटा k0 x के फॉर्म में, तो आपका आंसर किस में आ गया, देखो डिराक डेल्टा में आ गया, जिसकी पिक कहाँ पे है, p इज इक्वल टू एच कट k0, मतलब कि p इज इक्वल टू एच कट k0 है, वहीं पे डिराक डेल्टा है उसकी जो कुछ वैल्यू है वो मिलेगी और 5p की कुछ वैल्यू मिलेगी, वहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। देखो अब डिराक डेल्टा अगर आपको दिया गया है तो आपका जो आंसर है वो प्लेन वेव आएगा। मतलब कि अगर आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लेन वेव इक्वेशन है इस तरह से डिफाइन होता है और 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें डिराक डेल्टा फंक्शन है वो दिया गया है, तो आप इजीली इस मेथड से, इस शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको ये 2 रिलेशंस पता है तो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब एक और रिलेशन है वो अब हम देखेंगे, जो कि दूसरा क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे, उसके बाद एक और रिलेशन देख लेंगे कि कौन सा रिलेशन है वो इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि साई ऑफ एक्स आपको दिया गया है a इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा मोड एक्स, एंड आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ a एंड वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। देखो मतलब कि पहले तो हमें a की वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, a क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट,
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अगर नॉर्मलाइजेशन हम ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो हमें फाइंड करना होगा। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, जो इंटीग्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में मोड साई स्क्वायर डी एक्स है वो लिख के प्रोबेबिलिटी लिख के चलना होगा। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे ए की वैल्यू। सो ए की वैल्यू किस तरह से फाइंड करें, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड ई रेस टू माइनस 2 अल्फा मोड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो मोड एक्स है मतलब कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई, ओके, सो यहाँ पे साइड पे ही लिख देते हैं कि मोड x इज इक्वल टू x फॉर x is greater than 0 and mod x is minus x for x is less than 0। मतलब कि अगर यहाँ पे x की -2 वैल्यू आ रही है तो माइनस इंटू -2 हो जाएगा +2। मोड है वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अगर 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, अगर -2 है तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि ये है वो इवन फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इवन है तो हम इस तरह इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लिमिट एंड यहाँ पे -2 अल्फा एक्स डी एक्स, यहाँ पे मोड निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। 2a स्क्वायर अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो -2 अल्फ़ा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, e रेस टू -2 अल्फ़ा एक्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे 2a स्क्वायर, देखो ये 2 कैंसल आउट हुए अपॉन अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस साइन है। देखो अगर फर्स्ट टाइम हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस इन्फिनिटी 0 एंड माइनस ई रेस टू 0 हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से -1 है, यहाँ से माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसल हो गए। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। सो ए इज इक्वल टू रूट अल्फ़ा। क्लियर, ये क्या हमें मिल गया है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मतलब कि वैल्यू ऑफ ए। देखो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ये है तो आप ये अप्लाई करके कुछ भी है फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में ये आपको याद रखना है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नॉर्मलाइजेशन आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम दिया गया है उसमें भी करना पड़ सकता है, और आपको डायरेक्टली ऐसा भी बोलेंगे कि आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो यहाँ पे निकाल कर बता दो, या वेव फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज कर दो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रूट अल्फ़ा आ गई है। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे कि प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पे हमें 5p है वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 पाई h कट, और इंटीग्रेशन आएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब साई मतलब कि क्या आया, ए की वैल्यू रूट अल्फ़ा ई रेस टू माइनस अल्फ़ा मोड एक्स, और यहाँ पे ई रेस टू, देखो किस में ट्रांसफॉर्म करना है, एक्स स्पेस में से मोमेंटम स्पेस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे माइनस आयोटा के, यहाँ पे आयोटा पी एक्स आई एच कट। यहाँ पे देखो मोमेंटम स्पेस है
उसमें ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है वो इंटीग्रेट करना होगा हमें। क्लियर। अब यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन हो गया है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है अल्फा अपॉन रूट 2 पाई एच कट। अब देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट है, यहाँ पे माइनस अल्फा मोड एक्स है। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन है उसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। ओके, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा अपॉन 2 पाई एच कट और इंटीग्रेशन है वो किस में डिवाइड हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 एंड यहाँ पे प्लस यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट। अब देखो हमें ये मोड है उसकी प्रॉपर्टी अगर पता है, देखो मोड एक्स है वो माइनस इनफाइनाइट से 0 में क्या आएगा, माइनस एक्स, मतलब कि ई रेस टू माइनस अल्फा ऑफ माइनस एक्स आ रहा है। यहाँ पे माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच कट डी एक्स, और ये मोड एक्स प्लस आ रहा है, मतलब कि ई रेस टू अल्फा माइनस अल्फा एक्स ई रेस टू माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, अल्फा अपॉन 2 पाई एच कट, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे अल्फा माइनस आयोटा पी बाई एच कट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू, यहाँ पे क्या लिखे, माइनस है वो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा पी बाई एच कट ओके एक्स यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने से आपको क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे अल्फा माइनस आयोटा पी बाई एच कट आ जाएगा, और यहाँ पे ई रेस टू, यहाँ पे लिमिट है वो, देखो यहाँ पे कुछ भी हो लिमिट है वो पुट करना है सिर्फ आपको। तो यहाँ पे आप लिखना ये अल्फा माइनस आयोटा पी बाई एच कट, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस आयोटा पी बाई एच कट, और यहाँ से लिमिट है वो पुट करनी है आपको यहाँ पे 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्लियर कि अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो 0, सो 1 माइनस 0 मतलब कि 1 आ गया। सो यहाँ पे 5p इक्वल टू रूट अंडर अल्फा अपॉन 2 पाई एच कट, और यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है हमारा वो आ रहा है 1 अपॉन क्या, अल्फा माइनस आयोटा पी बाई एच कट, आयोटा पी बाई एच कट। और यहाँ से अगर आप इनफाइनाइट पुट कर रहे हो मतलब ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट हो जा रहा है 0, और यहाँ पे 0 है, सो
-1 आ रहा है। सो -1 डिवाइडेड बाय माइनस, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 अपॉन अल्फा प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस आयोटा p बाई एच कट। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो आपको 2 पाई एच कट, यहाँ से आपको ये एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, मतलब a स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर पी स्क्वेयर अपॉन एच कट स्क्वेयर आएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा पी बाई एच कट प्लस अल्फा माइनस आयोटा पी बाई एच कट। तो अगर आप यहाँ पे 5p है वो लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ रहा है अल्फा अपॉन 2 पाई एच कट, और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 2 अल्फा आ रहा है। सो 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर है तो मतलब हो जाएगा प्लस प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। क्लियर। देखो यहाँ पे 5p, यहाँ पे अल्फा रेस टू 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स अल्फा रेस टू क्या हो गया 3/2 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच कट। इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर ले, हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पे एच कट स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोरेंट्जियन फंक्शन है वो बोलते हैं इसे, यहाँ पे लिख देते हैं 2। क्लियर। तो आपको बोला था मैंने कि अगर डिराक डेल्टा है तो क्या होगा, प्लेन वेव, और अगर प्लेन वेव फंक्शन दिया गया है तो क्या होगा, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डिराक डेल्टा। और अगर आपको फंक्शन दिया गया है e रेस टू माइनस अल्फा मोड x, e रेस टू माइनस अल्फा मोड x, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये वेरिएबल पार्ट ही आपको याद रखना है, ये नहीं याद रखना है अभी। यहाँ पे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको एच कट के साथ मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करना है। क्लियर। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस एच कट अल्फा होल स्क्वायर लिख देना है। ओके, देखो यहाँ पे तो एच कट स्क्वायर आएगा ही, तो आपको फोकस क्या करना है, ये वेरिएबल पार्ट पे। ओके, ये क्या है, वेरिएबल पार्ट। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम एग्जैक्ट फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस तरह फंक्शन की, कि वेरिएबल पार्ट आपको कंपेयर करवाना है, और इसे लोरेंट्जियन फंक्शन कहते हैं। क्या, लोरेंट्जियन फंक्शन। ओके, तो ये आप फर्दर सिंप्लीफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई √2, मतलब कि √2 डिवाइडेड बाई पाई, एंड यहाँ पे एच कट है वो यहाँ पे
मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर। तो ये आपका डिराक डेल्टा टू प्लेन वेव टू डिराक डेल्टा, एंड ये फंक्शन अगर दिया गया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस एच कट के साथ यहाँ पे जो मोड एक्स का जो कोएफिशिएंट है, अगर यहाँ पे देखो मोड एक्स ऐसा कुछ दिया गया है ई रेस टू माइनस बीटा बाई एच कट, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। मैं मेमोरी बेस बता रहा हूँ कि ये मुझे इतना याद है कि ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना था। तो इसके ऑप्शन में क्या था, पी स्क्वायर प्लस, देखो बीटा बाई एच कट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ जाता था, तो पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका आंसर आ जाता है। अगर आपको फंक्शन दिया गया है, अगर आपको फंक्शन दिया गया है कि ये आपका फंक्शन है और आपको इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे कि ई रेस टू माइनस यहाँ पे मोड एक्स लिखना है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं बीटा एच कट डिवाइडेड बाई एच कट। तो एच कट के साथ जो बीटा बाई एच कट मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ओके, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखो एच कट डिवाइडेड बाई एच कट मतलब कि ये तो बीटा का ही स्क्वायर हो गया ना, तो बीटा का स्क्वायर तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बीटा बाई एच कट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि एच कट के साथ मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। सो एच कट के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आएगा, एच कट के साथ बीटा बाई एच कट मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आएगा, सिर्फ बीटा का स्क्वायर आ जाता है बाद में। सो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और अब आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है, डिराक डेल्टा, प्लेन वेव, एंड अगर मोड एक्स वाला फंक्शन दिया गया है ई रेस टू माइनस अल्फा मोड एक्स या ई रेस टू माइनस बीटा मोड एक्स, या यहाँ पे k0 मोड एक्स दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, तो देखो इतना लेंथी डेरिवेशन है, वो आप करोगे क्या एग्जाम में? नहीं। आपको क्या करना है कि वेरिएबल पार्ट है उसको कंपेयर करवाना है। अगर वेरिएबल पार्ट सेम आ रहा है सभी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड के थ्रू डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सो आपको इजीली कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, ये 3 स्टेटमेंट है, ये आपको लिखने हैं और याद रखने हैं। आप बुक का जो पेज है उसके टॉप पे लिख दो कि डिराक डेल्टा का प्लेन वेव हो रहा है, प्लेन वेव का डिराक डेल्टा हो रहा है, और ई रेस टू माइनस अल्फा मोड एक्स है, तो यहाँ पे 1/p स्क्वायर प्लस एच कट इंटू यहाँ पे जो मोड एक्स का कोएफिशिएंट है अल्फा, उसका मल्टीप्लिकेशन करके होल स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, एच कट अल्फा स्क्वायर मत कर देना या एच कट स्क्वायर अल्फा मत कर देना, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ही आपको लिखना होगा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेस, और हम बाद में थोड़ा बहुत कम्यूटेटर ब्रैकेट देखेंगे और हिल्बर्ट स्पेस में उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह से आपको जो डिराक नोटेशंस है ब्रे एंड केट के, तो वो किस तरह से आपको लिखने हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेस, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो टॉपिक। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ग्रुप में क्वेश्चन डाल लीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आप सोल्व कर लीजिए। ओके, आपसे अगर नहीं सोल्व हो पा रहा है, कुछ आपको क्वेरी आ रही है, तो वो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।